हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस सेशंस में हमने अब तक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। मतलब कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम इन सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की और एक नए टॉपिक को कवर करने की। और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक कौन सा है? यही तो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपनी इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेटर, वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से आज के सेशन की कहानी को हम शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा है कि अगर मैं आप सभी बच्चों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि कर्मा रिटर्न्स। अब आप सभी ने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा, कर्मा रिटर्न्स। क्या मतलब होता है कर्मा रिटर्न्स का? बेटा, इसका मतलब ना बहुत ही आसान सा होता है, जो हर बच्चे को उसके माँ बाप बचपन से ही सिखाते हैं कि बेटा, तुम अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा मत करना, कुछ गलत मत करना। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं या गलत करते हैं तो बेटा पलट करके वही चीज़ हमारे ऊपर भी आ जाती है। मतलब कि अगर हम कभी किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं ना, तो कभी ना कभी ज़िंदगी में हमारे साथ भी उतना ही बुरा हो जाता है। अच्छा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर आप कभी किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो, कुछ उसकी हेल्प करते हो, तो पलट करके जीवन में कभी ना कभी आपके साथ भी अच्छा हो जाता है। आपकी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आकर के हेल्प कर देता है। तो इसी को बोलते हैं बेटा कर्मा रिटर्न्स। कि अगर अच्छा करोगे किसी के साथ तो आपके साथ भी अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा करोगे तो पलट करके आपके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कर्मा रिटर्न्स। और यही वाली बात सर न्यूटन ने सालों पहले बोल दी थी। वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ, सर न्यूटन ने ना सालों पहले ये कर्मा रिटर्न्स वाली बात बोल दी थी। कैसे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू। लेकिन हाँ, उन्होंने फिजिक्स के टर्म्स में बोली थी। अब आप बोलोगे कि मैम इसका क्या लॉजिक हुआ? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर न्यूटन ने सालों पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू कर्मा रिटर्न्स वाली बात बोली थी फिजिक्स के टर्म्स में, फिजिक्स की लैंग्वेज में। ये कैसे पॉसिबल है? तो रुको मैं समझाती हूँ। देखो, अब ये जो अपना चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में अपन ने फोर्स के ऊपर बात करी। इनफैक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों ही लॉज में भी हमने फोर्स के ऊपर तो बात करी ही है। कहीं ना कहीं फोर्स को हमने इंक्लूड कर ही लिया है। तो ठीक वैसे ही जब अपन बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें कर्मा रिटर्न्स वाला जो फैक्ट है वो तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी फोर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। भाई, जो पहले दो लॉज हैं मोशन के, उनमें भी तो अपन ने फोर्स को कहीं ना कहीं पढ़ा ना। तो आज जो अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें हमें सीख मिलती है कर्मा रिटर्न्स वाली, लेकिन इस लॉ में भी हम कहीं ना कहीं से फोर्स को शामिल कर ही लेते हैं। और हमने नहीं किया है, सर न्यूटन ने करा है। कैसे किया है तो सुनो, मैं समझाती हूँ। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मान लो कि आप गए हो और आपने किसी अपने, चलो फ्रेंड ही बोल लो, ठीक है। आप गए हो और आपने अपने किसी फ्रेंड को जाकर के ऐसे चटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। अब क्या होगा बताओ ज़रा? कि तुम गए और तुमने जाकर के किसी को थप्पड़ मार दिया, बताओ क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम वो जो मेरा फ्रेंड है ना, जिसको मैंने मारा है, अरे वो बहुत ही सीधा है, बहुत ही लल्लू सा है, मैम वो तो रोने लगा।
कुछ नहीं होगा मैम, रिलैक्स। जबकि ऐसा नहीं है। मैं मान लेती हूँ कि आपने जिस इंसान को जाकर के थप्पड़ मारा है वो थोड़ा सा ऐसे सीधा है, लल्लू टाइप का है, तो हो सकता है कि वो रो दे 1 घंटे 2 घंटे, मैं तो कहती हूँ 3 घंटे तक वो रोता ही रहे, लेकिन रोने के बाद उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रियलाइज होगा ना कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसे कैसे इसने मुझे आकर के थप्पड़ मार दिया, और अगर मारा है तो बदला तो मुझे लेना पड़ेगा, रिवेंज तो मुझे लेना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा, वो भी तो तुमको आकर के एक मार जाएगा ना। अरे मारेगा कि नहीं मारेगा भाई? आज की दुनिया में कोई तुम्हें ऐसा इंसान मिल सकता है क्या कि जिसको तुम जा करके थप्पड़ मार दो दिन दहाड़े और वो तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त कर ले हंसते हंसते या रो दे? अरे कितना भी हंसे कितना भी रोए, पलट करके वो भी तुम्हें आकर के एक लगा के जाएगा ही जाएगा बेटा। ये एक क्या बोलते हैं, कड़वा सच है। ठीक है। और जितना इंटेंसिटी का थप्पड़ तुम उसको मार के गए, मतलब मार के आए हो ना, एग्जैक्टली उतने ही इंटेंसिटी का थप्पड़ तुमको भी पड़ेगा। मतलब कि जितना जोर से चांटा तुमने उसको जाके मारा था, उतना ही जोर से वो तुम्हें भी आकर के मारेगा। कुछ यहाँ पर जो है ना, हिसाब किताब एकदम बराबरी का होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने फिर जो है ना, आप दूसरे ही टेंजेंट पे चली गई, हमें तो पढ़ना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और आप कहाँ थप्पड़ और पिटाई की बात आपने शुरू कर दी। अब हमारा तेज से मन कर गया है किसी को जाके थप्पड़ मार देने का। एक काम करते हैं, ये छोटा भाई घूम रहा है, इसी पे हाथ साफ कर देते हैं ना, ऐसा अंदर से दिल कर रहा होगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों? तुमको मैंने अभी एक कड़वा सच बताया है, चाहे तुम्हारा छोटा भाई ही क्यों ना हो, तुम उसको जाके मारोगे, वो रोने लग जाएगा, लेकिन रोते रोते भैया ने मुझे मारा, मैं उसको भी जाके मारूंगा, वो भी बेटा तुम पे पलट के वार करेगा ही करेगा। और जितने जोर से तुमने मारा था उतना ही वो हिसाब जो है ना बराबर करके जाएगा, तुम्हें भी उतने ही जोर का थप्पड़ मार के जाएगा। यही बात सर न्यूटन ने फिजिक्स की भाषा में कह डाली। लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। अरे काहे की मुश्किल है यार, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ो, यूं चीजें समझ में आ जाती है। देखो सर न्यूटन ने क्या बोला, सर न्यूटन ने बोला कि यार जैसे कि दो इंसान हैं, अगर एक इंसान जाकर के दूसरे इंसान पर फोर्स लगाएगा तो पलट करके वो दूसरा इंसान भी क्या करेगा, पहले वाले इंसान के ऊपर फोर्स लगा देगा। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तक तो हम चांटे और थप्पड़ की बात कर रहे थे, अभी अभी जो ना आपके कहने पर छोटे भाई को थप्पड़ मारा, हम भी खुद पिट गए हैं, तो मैम अब आप अचानक से फोर्स के ऊपर आ गई, ये क्या मतलब चक्कर चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे यार अगर आप किसी को जाकर के बेटा थप्पड़ मारते हो तो आप करते क्या हो, आप उसके गाल पे जाकर के फोर्स ही तो लगाते हो ना। भाई अगर तुम्हारी पिटाई हुई है, जैसे कि गाल पर अगर थप्पड़ पड़ा है, तो तुमको दुखता है कि नहीं दुखता? क्यों दुखता है? क्योंकि सामने वाले ने आकर के तुम्हारे गाल के ऊपर फोर्स लगाया। थप्पड़ मारने का मतलब क्या है बेटा, पिटाई करने का मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाया गया है। तो सर न्यूटन ने भी तो यही बोला कि अगर एक इंसान जाकर के, सपोज मैंने ही जाकर के किसी को थप्पड़ मार दिया है, तो मैंने क्या किया है, अरे मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया है कि नहीं लगाया है? बिल्कुल लगाया है। तो पलट करके वो बर्दाश्त करेगा क्या? नहीं, वो भी आएगा मेरे पास और मेरे ऊपर भी फोर्स लगा देगा, मतलब कि मुझ पे भी हाथ उठा देगा, वो मुझे भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। सर न्यूटन ने यही बोल दिया कि दो इंसान है, एक इंसान ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो बदले में ये वाला भी इंसान क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और बराबरी के फोर्सेस बेटा यहाँ पर लगने वाले हैं, कोई कमी कसर नहीं रहेगी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हिसाब किताब जो है बराबर हो जाएगा कि जितने जोर से इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उतने ही जोर से ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। अब बेटा थोड़ा सा अपन वापस से जो है थोड़े सीरियस हो जाते हैं, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अब हुआ ये कि सर न्यूटन ने ना, कब तक वो इंसानों की बात करते हैं, ठीक है, तो सर न्यूटन ने क्या करा, एक बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दिया कि भैया देखो ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अरे इस पूरी दुनिया में केवल इंसान थोड़ी ना होते हैं बेटा। तो सर ने क्या करा, एक बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दी थी कि देखो ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो पलट करके दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा और बराबरी का लगाएगा। हिसाब किताब बेटा बराबरी का होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करके रुको बताती हूँ। यहां देखो, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि मैम हमें तो ऑब्जेक्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं, तो बेटा जाकर के आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। ठीक है, ये रहे दो ऑब्जेक्ट्स। सर न्यूटन ने क्या बोला, दिल पर हाथ रख करके ये बात जो है समझने की कोशिश करो। सर न्यूटन ने बोला कि यार देखो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
यदि ये इसके ऊपर जाकर के फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, सपोज F फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो पलट करके ये भी क्या करेगा, ये मुंह देखेगा क्या, नहीं, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा देगा और कितना लगाएगा, F फोर्स ही लगाएगा। बराबरी का हिसाब किताब होना चाहिए, ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है F, तो पलट करके ये भी लगा देगा इसके ऊपर फोर्स F ही। लेकिन बेटा यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, क्या, कि जो यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, आप बोलोगे कि मैम दो कौन से फोर्सेस, अरे यार इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो वाला फोर्स, और पलट करके इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, अरे वो भी तो दूसरा फोर्स ही हुआ ना। चलो मान लो अपन इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो है F1, ठीक है, पलट करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा दिया उसको अपन ने बोल दिया F2। अब तुमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि यहां पर बेटा दो फोर्सेस की बात चल रही है, एक की नहीं। इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो हो गया एक फोर्स F1, पलट के इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो हो गया दूसरा फोर्स यानी कि F2। तो सर न्यूटन ने क्या बोला कि यहां पर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो बराबर बराबर हैं। चलो अभी अपने काम करते हैं, अपन ना एक फोर्स की स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते हैं कि मान लो कि इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है F1 वो कितना है स्पेसिफिक, यदि वैल्यू की बात की जाए तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो पलट करके ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर F2, बेटा ये भी कितना होगा, ये होगा 10 न्यूटन का ही। यहां पर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड देख लो, एकदम बराबर बराबर होना चाहिए, और होता ही है। आप बोलोगे कि मैम हमने बराबर किया है या होता ही है, तो इसका जवाब होगा बेटा होता ही है। तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड, यहाँ पर कोई चीज नहीं करने वाली कि मैम हमारा मन नहीं है फोर्स बराबर करने का तो हम नहीं करेंगे। तुमसे पूछा किसने है, तुमसे किसी ने नहीं पूछा है। आई बात समझ में, ये यही चीज होती है बेटा, फिजिक्स है ना, साइंस है, जो होता है तो वो तो होता है, तुम उसको बदल नहीं सकते हो अपने मन से कि आज हमारा मन है फोर्स को बराबर करने का तो हम कर देंगे, कल नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अरे तुमसे कौन पूछ रहा है यार। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बराबरी के लग रहे हैं, बोले तो मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी भैया। यदि आप फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हो तो साथ में उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। तो यहां पर बताओ बेटा, यहां पर कि जो फोर्सेस यहां पर दो लग रहे हैं उनके डायरेक्शन कैसे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है। लिख देती हूं कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन का क्या करेंगे, डायरेक्शन का क्या करेंगे, सेम बोलेंगे या ऑपोजिट बोलेंगे। अरे ऑपोजिट बोलेंगे ना मुन्नो। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, ये राइट डायरेक्शन है, बेटा अपन इस डायरेक्शन को तो राइट ही बोलेंगे ना, तो ये हो गया आपका राइट डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे ना, तो ये हो गया आपका लेफ्ट डायरेक्शन। अब जरा तुम ये देखो, यहाँ पर जो मैंने एरो बनाए हैं वो यूं ही नहीं बना दिए, उसको कुछ सेंस बनता है। पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो F1 फोर्स लगाया बेटा, जरा तुम उसका डायरेक्शन देखो, क्या है उसका डायरेक्शन, देखो ना एरो कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है यहाँ, यानी कि टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। यानी कि इसने इसके ऊपर जो F1 फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट। और पलट करके ये इसके ऊपर जो F2 फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का ही, उसका डायरेक्शन क्या है, देखो एरो कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि फोर्सेस यहां पर जो दो लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा ऐसे ही होता है बेटा, तुमसे कोई नहीं आके पूछने वाला कि ऐसा तुमने क्यों किया। अरे जो होता है वो तो होते ही है ना बेटा। देखो साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स होती हैं, उनको आपको एज इट इज पढ़ना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये समझ में आ गया कि हाँ, कि दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, इंटरेक्शन तो हमको इंग्लिश वाली मैम ने समझाया था कि बातचीत करते जो है ना अपन, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। तो मैम ये तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। बेटा फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैं किसी दीवार के साथ जाके टकरा गई, मान लो कि मैं जाकर के किसी दीवार के साथ टकरा गई,
तो मैं पता है क्या बोलूंगी कि मेरा इंटरेक्शन हुआ है वॉल के साथ। आप बोलोगे कि मैम आप लगता है दीवार से बात करके आई हो, और पलट करके दीवार ने भी आपको रिप्लाई करा है, इसीलिए आप उसको इंटरेक्शन बोल रहे हो। बेटा वो अलग किस्सा है, ठीक है। फिजिक्स में अपन इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से ही मतलब डिफाइन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो सर न्यूटन ने क्या बोला, हाँ मेरी बात सुनो, सर न्यूटन ने क्या बोला कि भाई जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो इस एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो दूसरा भी पहले वाले के ऊपर सेम फोर्स लगा देगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा देगा, और जो दो फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब देखो बार बार ऐसे बोलना कि दो फोर्सेस दो फोर्सेस दो, अरे कुछ नाम भी तो होना चाहिए ना। जैसे कि मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनके 4 बच्चे हैं, या मैं तो कहती हूँ 6 बच्चे हैं, तो बेटा 6 के 6 बच्चों के कुछ ना कुछ तो नाम रखने पड़ेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 तो नहीं बोलेंगे कि रोल नंबर 1 है ना, घर में ही क्या चल रही है, अटेंडेंस चल रही है, कि रोल नंबर 1, जो बच्चा पहले पैदा हुआ था उसको रोल नंबर रख दिया क्या, रोल नंबर 1, जो सबसे आखिरी में पैदा हुआ उसको रोल नंबर रख दिया रोल नंबर 6। ऐसा तो होगा नहीं, अरे नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी जिन दो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, इतना पता चल गया है कि दो फोर्सेस का जो यहाँ पर काम चल रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अरे तो नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो सर न्यूटन ने बोला कि भैया यहाँ पर जो फोर्सेस का पेयर आपको दिख रहा है, इस पेयर को अपन बोल देते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोल देते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ऐसा समझो कि पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, ये F1 फोर्स, उसको सर न्यूटन ने बोला कि वो क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन है। और पलट करके दूसरे ने पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो F2 फोर्स लगाया है, उसको सर न्यूटन ने बोल दिया रिएक्शन। उसको बोल दिया क्या, रिएक्शन। बेटा फोर्सेस के नाम रखने पड़ेंगे ना। तो सर न्यूटन ने क्या करा, नाम ही तो रखा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। पहले वाले ने दूसरे वाले के ऊपर जो फोर्स लगाया उसका नाम रख दिया गया एक्शन, दूसरे वाले ने पहले वाले के ऊपर जो फोर्स लगाया उसका नाम रख दिया रिएक्शन, खत्म बात। तो यहाँ पर जो आपको फोर्सेस का एक पेयर दिख रहा है, उसी पेयर को अपन क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। कि एक ने दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाया वो हो गया एक्शन फोर्स, दूसरे ने पहले वाले के ऊपर जो लगा डाला सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हो गया रिएक्शन फोर्स, खत्म। और यहीं से फिर क्या हुआ, यहीं से फिर सर न्यूटन ने बोला कि यार हे भगवान, मैंने इतना काम कर लिया है, तीसरा लॉ मैंने दे दिया है, कर्मा रिटर्न्स इंक्लूड करके और फोर्स को इंक्लूड करके, तो अब मैं काम करता हूं ना, अब मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट भी निकाल ही देता हूं ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से। तो सर न्यूटन ने क्या मतलब कैसे जो है ना समझाने की कोशिश करी, या सर ने क्या बोल दिया थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि कोई भी एक्शन होता है तो पलट करके उसका रिएक्शन भी आता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। आई बात समझ में, कि यहां से यहां फोर्स लगा 10 न्यूटन का, तो पलट करके वहां से भी जो फोर्स यहां आया है वो भी कितना होगा बेटा, 10 न्यूटन का, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। एक चीज मैं तुम्हें यहां पर और बताना चाहती हूं, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में, कि बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। ठीक है। एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं, दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कई बार बच्चे यहीं पर ब्लंडर कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मैम एक्शन रिएक्शन तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। पहले मतलब सेशन के स्टार्टिंग से जो तुमको मैं यहाँ पर ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल से, उन सारे ही एग्जाम्पल्स में अगर आपने गौर किया हो, तो मैं हमेशा या तो दो इंसान ले रही हूँ या यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स ले रही हूँ। मतलब कभी एक इंसान या किसी एक ऑब्जेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक्शन रिएक्शन फोर्सेस समझाने हैं, और जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट या सेम इंसान का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, पहले वाले ने दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगाया है जो,
उसको अपन ने एक्शन फोर्स बोल दिया, है ना। यानी कि यहाँ पर जो एक्शन हुआ है, यहाँ पर जो एक्शन फोर्स लगा है बेटा, वो किसके ऊपर लगा है? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। यस और नो? इसके ऊपर क्या लगा है? एक्शन हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा है। तो पलट करके ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है F2, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? उसको अपन क्या बोल रहे हैं? उसको अपन बोल रहे हैं रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जरा मुझे ये बताओ कि एक्शन किसके ऊपर लगा, तो आप बोलोगे कि मैम इसके ऊपर लगा था। भाई इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया F1, उसी को तो बोल रहे हैं एक्शन। तो एक्शन फोर्स कहाँ लगा? ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर लगा। और रिएक्शन फोर्स क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है F2, वो हुआ रिएक्शन फोर्स। तो बताओ जरा रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर लगा? तो आप बोलोगे कि मैम पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि सर न्यूटन ने ना बहुत ही काम की बात बोल दी कि भैया जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं ना, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। कृपा करके ये मत बोलना कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसी के ऊपर एक्शन भी लग रहा है, इसी के ऊपर रिएक्शन भी लग रहा है। अरे नहीं दद्दा, जब तक एक इंसान दूसरे इंसान को जाके थप्पड़ नहीं मारेगा, एक्शन नहीं करेगा, तो पलट करके उसको रिएक्शन भी कहां से मिलने वाला है? समझ में आई बात? अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स अन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। सेकेंड बॉडी भी क्या करेगी? पहली वाली बॉडी के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द फर्स्ट बॉडी। बस सर न्यूटन का इतना ही कहना था, ठीक है। एक मेजर पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। एक और चीज यहां पर तुम लोग जो है ना लिख सकते हो, लिखना भी चाहिए कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो लगते हैं, दे आर ऑफ सेम नेचर। दे आर ऑफ सेम नेचर। अब सेम नेचर का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो बेटा फोर्सेस भी ना अलग अलग क्या बोलते हैं, नेचर के होते हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा है? वो ग्रेविटी वाला है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पलट करके ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा ना बेटा, रिएक्शन फोर्स जिसको अपन बोलेंगे, वो कौन सा होगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। वो कोई दूसरे नेचर का फोर्स नहीं हो सकता। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, ठीक है, वहां पर आपको मेरा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये और अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी के लिए आप प्लीज इतना याद कर लो कि मैम ने क्या कहा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है, पहली बात तो ये कि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। दूसरी बात ये है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा सेम नेचर के होते हैं। यानी कि अगर एक्शन फोर्स का नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो रिएक्शन फोर्स लगेगा ना उसका भी नेचर क्या होगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। कि मान लो कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका नेचर कैसा है? मैग्नेटिक फोर्स है। तो पलट करके ये इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा बेटा, वो भी कैसा होगा? उसका नेचर मैग्नेटिक ही होगा। तो फोर्सेस जो लगते हैं बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, वो सेम नेचर के होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल लिख लेने चाहिए, और लिख क्या लेने चाहिए? दिमाग में जो है ना छपाई हो जानी चाहिए इन सब चीजों की। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। The force exerted by the first body on the second body is known as action. पहली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको अपन एक्शन बोल देते हैं। And the force exerted by the second body on the first body, उसको अपन क्या बोल देते हैं? रिएक्शन बोल देते हैं। It should be noted that the action and the reaction are just forces. To every action there is an equal and opposite reaction. ये सर न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बन जाता है कि every action has an equal and opposite reaction. Action force and reaction force act on two different bodies but they act simultaneously. क्या बोला यहाँ पर मैंने कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो लगते हैं बेटा, पहली बात तो वो दो अलग अलग बॉडीज या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है कि ये साइमल्टेनियसली लगते हैं। जैसे कि तुमने जाकर के किसी को थप्पड़ मारा था, ठीक है, अब वो इंसान रोने लग गया, मतलब जाहिर सी बात है बेटा, तुम सपोज किसी मार्केट में गए हो शॉपिंग वगैरह करने के लिए, अचानक से कोई तुमको थप्पड़ मार के भाग जाए तो तुम 2 मिनट के लिए तो शॉक में जाओगे ना कि यार ये क्या हुआ, मुझे किसी ने सच में मारा
या मुझे ऐसा फील हुआ, है ना, तो 2 मिनट तो तुम्हें खुद को जो है ना सिचुएशन को समझने में टाइम लगेगा। फिर इसके बाद में अगर जोर से पड़ा होगा तो तुम शायद रोने लग जाओ, उदास हो जाओ कि अरे यार भरी मार्केट में जो है ना बेइज्जती खराब हो गई मेरी, है, मुझे कोई ऐसे कैसे आकर के थप्पड़ मार के भाग गया, तो तुम उदास हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, हो सकता है रोने ही लग जाओ, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर अचानक से तुमको गुस्सा आएगा कि ऐसे कैसे मार के गया है, जो मार के गया है मैं भी उसको जाके मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेटा तुम्हारे ऊपर एक्शन हुआ और तुम जो जाकर के रिएक्शन दोगे, इसमें बहुत टाइम लग गया, है ना, इसमें टाइम लग गया कि तुमको थप्पड़ पड़ा, तुमने रियलाइज किया कि अरे थप्पड़ पड़ा है, फिर जितने इंटेंसिटी का पड़ा है तुमने उसके हिसाब से अपना रिएक्शन पहले दिया कि अरे यार अगर जोर से पड़ा होगा तो रो देंगे, नहीं जोर से पड़ा होगा तो नहीं रोएंगे, फिर जाकर के रिएक्शन लगाएंगे अपना, है ना, दूसरे इंसान के ऊपर। तो इस प्रोसेस में क्या हो बेटा, थोड़ा सा टाइम लग गया है। लेकिन सर न्यूटन ने फिजिक्स के भाषा में जब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की बात करी तो सर ने बोला कि देखो ऐसा है, मान लिया कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं, बट वो साइमल्टेनियसली लगते हैं, यानी कि तुरंत के तुरंत, कि अगर 2 बॉडीज हैं, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो पलट करके ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो भी तुरंत के तुरंत। ये नहीं कि आधे घंटे का समय जो है ना ले रही है बॉडी कि अच्छा इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया था, ये सोचेगी कि हाँ चलो ठीक है मैं भी क्या करूंगी इसके ऊपर जाकर के कल फोर्स लगा दूंगी, ऐसा नहीं होगा। साइमल्टेनियसली ये चीजें होती हैं कि अगर एक्शन हुआ है तो पटाख से रिएक्शन भी हो जाएगा विद इन नो टाइम। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नहीं, अब कुछ अपन रिलेटेबल एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो फिजिक्स में बिना एग्जांपल्स के, वो भी रिलेटेबल एग्जांपल्स के जो है ना चीजें उतनी मजेदार लगती नहीं है। अब मान लो बेटा कि एक लड़की है जो ऐसे स्केट बोर्ड पर खड़ी हुई है, या वो होता है ना स्केट्स जो होते हैं पहन के, हैं जिसमें वो व्हील्स लगे होते हैं, तो स्केटिंग बोर्ड है या ऐसे स्केट्स हैं, वो लड़की पहन के खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है, वो बेसिकली जो उसके सामने दीवार है, ठीक है, उसको धक्का मारने की कोशिश कर रही है। ये स्केट्स या स्केटिंग बोर्ड होना बेटा जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो उतने अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो मान लो कि एक लड़की है जो स्केटिंग बोर्ड के ऊपर खड़ी हुई है, स्केट्स पहन के खड़ी हुई है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, अपने जो सामने दीवार है उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, धक्का लगा रही है। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या ही बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो कि हमने भी स्केट्स पहने हुए हैं, सामने दीवार है और उसको जाकर के हम धक्का लगा रहे हैं, धक्का मतलब कि बेटा फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं भाई, पहली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो मैंने नहीं, वो लड़की ने स्केट्स पहन करके क्या करा है, दीवार को धक्का मारा, मतलब कि फोर्स लगाया, कौन सा, एक्शन फोर्स लगाया है। तो पलट करके रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा क्या? आप बोलोगे कि मैम इंसान फोर्स लगाता है, दीवार तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो भी फोर्स लगाएगी क्या? तो बिल्कुल लगाएगी। बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अगर लड़की एक्शन लगाएगी दीवार के ऊपर तो बेटा वॉल भी तो लड़की के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी, वो भी सेम मैग्नीट्यूड का। कि मान लो कि बच्ची ने फोर्स लगाया दीवार के ऊपर 20 न्यूटन का, तो दीवार भी पलट करके लड़की के ऊपर फोर्स लगा देगी 20 ही न्यूटन का, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप बोलोगे कि मैम आपने बोला और हम मान जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई प्रूफ दो। तो बेटा प्रूफ ये है कि जहां लड़की दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगी और पलट करके दीवार भी लड़की के ऊपर फोर्स लगाएगी तो लड़की क्या होगा, ऐसे पीछे की तरफ धकेल जाएगी। फोर्स लगाया था उसने दीवार के ऊपर आगे की तरफ, लेकिन वो खुद कहां चली गई, खुद चली गई पीछे की तरफ। ऐसा क्यों भाई? लड़की वॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, फोर्स भी कैसे लगा रही है, खींच नहीं रही है, पुश कर रही है ना। या आप ये समझ लो कि टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन लड़की क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है वॉल पर, एक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा उसके ऊपर, वॉल कहां लगाएगी उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसी के चलते क्या होगा, लड़की लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे जर्क के साथ जो है पीछे आ जाएगी, मूव कर जाएगी। अब ये बात तो यार समझ में नहीं आती। जैसे कि अपन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है कि अगर कोई रेस्ट पे होता है तो वो रेस्ट पे ही होता है,
अगर कोई मोशन में होता है तो वो तब तक मोशन में होता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आकर के ना लग जाए। अब जैसे कि मान लो ये जो लड़की है ना, ये अपनी ही जगह पे खड़े रह करके, मतलब एक तरीके से ये स्टेशनरी थी, रेस्ट पे थी, ठीक है, तो अपनी जगह पे खड़े रह करके दीवार के ऊपर क्या कर रही थी, बस फोर्स लगा रही थी। तो कायदे से जिसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए बेटा, अरे मूव तो उसको करना चाहिए ना भाई। अपन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो कायदे से तो क्या होना चाहिए था, जो दीवार है उसको जो है ना मूव कर जाना चाहिए था कि अरे बाप, लड़की ने क्या करा, धक्का लगाया, पुश किया, फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो राइट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए था, दीवार को आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन दीवार तो आगे कतई नहीं बढ़ी। यानी कि लड़की ने जो एक्शन लगाया उसके ऊपर तो, दीवार के ऊपर तो कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन लड़की के ऊपर, खुद के ऊपर जरूर पड़ गया। क्यों? कि उसने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में और खुद पीछे चली गई लेफ्ट डायरेक्शन में। सवाल यह है कि यार अगर वो रेस्ट पे खड़ी थी तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कैसे कर गई? तो डेफिनेटली रेस्ट से वो जो मोशन में आई है वो क्यों आई? क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा होगा, या कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा ना, कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा, तभी तो क्या हुआ है, तभी तो वो आप बोल सकते हो कि रेस्ट से जो है मोशन में आ गई, लेफ्ट डायरेक्शन में जो है ऐसे पीछे की तरफ धकेल गई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा भाई? किसी ने फोर्स लगाया क्या? उसको किसी ने पीछे से खींचा था क्या? नहीं। जिस दीवार के ऊपर उसने फोर्स लगाया था, एक्शन फोर्स, उसी दीवार ने उसके ऊपर पलट के लगा दिया रिएक्शन फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो भी कैसे? तुरंत की तुरंत, साइमल्टेनियसली, कि यहां लड़की ने फोर्स लगाया, यहां दीवार ने फोर्स लगाया, और दीवार क्या हो गई ऐसे, दीवार नहीं सॉरी, लड़की क्या हो गई ऐसे रेस्ट से मोशन में आ गई और पीछे चली गई, जर्क के साथ आगे बढ़ गई। समझ में आई बात? तो एक बहुत ही बेसिक सा रिलेटेबल एग्जांपल है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। If a girl wearing roller skates stands facing a wall and pushes the wall with her hands, the girl finds himself moving, sorry, himself से यहाँ पर herself होना चाहिए, herself moving backwards away from the wall. It appears as if the wall also pushes the girl away. ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लो दीवार ने भी क्या करा है, लड़की को पीछे की तरफ धक्का मार दिया है। Actually, when the girl exerts a force on the wall by pushing it, जब लड़की दीवार के ऊपर फोर्स लगाती है उसको पुश करते हुए with her hands, then the wall also exerts an equal force on the girl in the opposite direction. तो बदले में दीवार भी क्या करती है बेटा, लड़की के ऊपर फोर्स लगा देती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी कैसा, सेम मतलब मैग्नीट्यूड का। Since the girl is wearing roller skates, the opposite force exerted by the wall makes her move backwards. और क्योंकि वो roller skates पहनी हुई थी, है ना, वो रोलिंग फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि फ्रिक्शन कम हुआ, और इस चक्कर में क्या हुआ कि दीवार से जो उसको फोर्स मिला, रिएक्शन फोर्स, उससे वो पीछे की तरफ चली गई। ठीक है, इतना समझ में आया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हटो भाई, हाँ। When one body influences another body by applying force, we say that the first body is interacting with the second body. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो हम बोलते हैं कि हाँ, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। In any interaction between two bodies, there are always two forces that come into play. और जब भी दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, हमेशा दो फोर्सेज आके लगते हैं। And Newton's third law of motion describes the relationship between the forces that come into play and when the two bodies interact with one another. और सर न्यूटन ने यही काम किया कि जब दो बॉडीज आपस में आके इंटरेक्ट करती हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, उन्हीं फोर्सेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन बताता है? सर न्यूटन बताते हैं। ठीक है, और भी कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स जो है बेटा, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बहुत हो गया, बस करो, अब और नहीं पढ़ना। अरे क्यों नहीं पढ़ना? तुम्हें पता है तुम जो जमीन पर चलते हो वो किसके कारण चलते हो? अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि मैम हम चलते हैं फ्रिक्शन के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम चलते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। अब आप बोलोगे कि मैम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे कहाँ से आ गया? मैं बताती हूँ। मान लो कि ये फ्लोर है, ग्राउंड है, ठीक है, जिसके ऊपर तुम चलने वाले हो। मान लो कि ये दोनों क्या है, तुम्हारे दो पाँव हैं, ठीक है, पैर हैं, ऐसे पैर हैं, ठीक है। ये ग्राउंड, ये फ्लोर जिस पे तुम्हें चलना है, और ये क्या है, तुम्हारे दोनों पाँव हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारे दोनों पाँव ऐसे थे,
अब तुमने ये वाला पाँव आगे बढ़ाया, ठीक है, आगे बढ़ाया, और बढ़ा करके तुमने करा क्या, तुमने करा बेटा ये कि तुमने इस पैर से ग्राउंड या फ्लोर के ऊपर जो है फोर्स लगाया है, वो भी कहाँ, पीछे की तरफ। आप बोलोगे कि मैम ये तो देखो आपने हम पे जो ना इल्जाम लगा दिया, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमको अगर फ्लोर पर चलना होगा, फर्श पे यदि हमें चलना होगा, तो हम क्यों जो है ना उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो भी पीछे की तरफ, हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाएंगे। अरे लगाते हैं बेटा, लगाते हैं। कभी ट्रेडमिल पे चले हो, मतलब वो वाला ट्रेडमिल नहीं जो ऑन है पहले से, ठीक है। देखो ट्रेडमिल में होता क्या है, ऐसी कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। कभी अगर मौका मिले जीवन में, ठीक है, ट्रेडमिल पे चलने का, तो जरूर चल के देखना, लेकिन उसको ऑन करके नहीं, बंद करके। ट्रेडमिल में क्या होता है, ऐसी कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, तुम उसके ऊपर जाकर के खड़े होते हो, और खड़े होने के बाद तुम करते क्या हो, अपना एक पैर आगे बढ़ाते हो, उसको नीचे रखते हो, और रखने के बाद अपने पैर से उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर तुम फोर्स लगाते हो, वो भी पीछे की तरफ। तो इसीलिए कन्वेयर बेल्ट जो है बेटा, वो ऐसे पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जहां तुमने उसके ऊपर अपना पैर रखा, एक पैर आगे बढ़ा करके पैर से तुमने बेल्ट के ऊपर फोर्स लगाया, पैर के ऊपर तुमने ऐसे पैर से अपने बेल्ट के ऊपर तुमने ऐसे फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो वो जो बेल्ट है बेटा, वो पीछे की तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर देती है। कभी सोचा है कि वो बेल्ट पीछे मूव क्यों कर रही है? भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेल्ट वहीं तो जाएगी ना। तो तुमने तुम्हारे पैर से क्या किया था, बेल्ट के ऊपर ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाया था, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये कन्वेयर बेल्ट है, ये तुम्हारे दो पाँव है, ठीक है, तुमने ये पाँव आगे बढ़ाया, नीचे रखा बेल्ट पर, और तुमने क्या करा है, पैर से बेल्ट के ऊपर फोर्स लगाया है पीछे की तरफ। तो क्या होगा, जैसे तुम फोर्स लगाओगे तो बेल्ट आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे बेल्ट थी, तुमने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो बेल्ट देखो ऐसे आगे बढ़ गई, सॉरी पीछे बढ़ गई, पीछे पीछे चली गई। अरे पीछे की तरफ फोर्स लगाया ना, तो पीछे बढ़ गई ऐसे। लेकिन टू आवर सरप्राइज, जब हम चलते हैं तो मैम ऐसा नहीं होता। कैसे, कि जैसे कि ये फर्श है, ठीक है। अब देखो कन्वेयर बेल्ट बेटा अलग चीज है। तुम बोलोगे कि मैम कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है ना चले थे, तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे थे पैर से, तो वो बेल्ट पीछे पीछे चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब फर्श के ऊपर चलना शुरू करते तो फर्श तो पीछे नहीं जाता। तो बेटा याद करो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू ma। अगर m को यहाँ ले जाओ तो F बाय m इज इक्वल्स टू a। जरा ऑब्जेक्ट के मास और उसके मोशन में आने वाले एक्सेलरेशन के ऊपर बेटा तुम गौर फरमाओ। मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट का मास और उसके मोशन में आने वाला जो एक्सेलरेशन होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में बेटा होता है इनवर्स रिलेशन, कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसके मोशन में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही भारी है, बहुत ज्यादा मास है, तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन उतना ही कम होता है। तो बेटा जिस ग्राउंड, जिस फर्श के ऊपर तुम अपने पैरों से पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो तुमको लगता है कि उस फोर्स से जो तुम्हारा ग्राउंड है, जो फर्श है, वो उसके मोशन में एक्सेलरेशन आ जाएगा और वो ग्राउंड जो है पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये ग्राउंड, ये फ्लोर कहाँ है बेटा, धरती तो है। धरती इतनी बड़ी है, उसका मास इतना सारा है कि तुम्हारे पांव रखने से, फोर्स लगाने से तुम्हें लगेगा कि उसके मोशन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, धरती जो है पीछे की तरफ धकेल जाएगी, मूव कर जाएगी। नहीं, ग्राउंड मूव नहीं करेगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। कई बार इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है कि यदि हम वॉक करते टाइम अपने पैरों से ग्राउंड या फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो फिर जो ग्राउंड है वो मूव क्यों नहीं करता? तो आप क्या बोलोगे कि भैया उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन ना के बराबर पैदा होगा, और इसलिए आपको जो धरती है, जो फ्लोर है, जो ग्राउंड है, वो मूव करते हुए नजर नहीं आएगा, वो मोशन में आपको नजर नहीं आएगा। इतना समझ में आया? चलो, हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि अपन सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही क्या करते हैं, अपन चल पाते हैं। आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे चल पाते हैं? तो अब मेरी बात सुनो, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये तुम्हारे दो पैर हैं, तुमने क्या करा, अपने पैरों से ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाया पीछे की तरफ, ठीक है। तो
ये क्या हुआ, एक्शन हुआ। भाई तुम जो फोर्स लगा रहे हो ना अपने पैर से ग्राउंड के ऊपर पीछे की तरफ, वो क्या हो गया, वो हो गया एक्शन, ठीक है। और जैसा कि तुमको मैंने बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चुप बैठेगा क्या, नहीं, वो भी पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर तुम्हारा पांव ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, बोले तो एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो तुम्हारे पांव के ऊपर भी तो ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। फर्श बोलेगा, ग्राउंड लगेगा कि यार ये कैसा इंसान है अपने पैरों से जो है हमको एक्शन फोर्स लगा रहा है, हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो भी पीछे की तरफ से। रुको बेटा ठहर जाओ, तुमको बताते हैं हम। तो पलट करके ग्राउंड भी क्या करेगा, ग्राउंड भी तुम्हारे पैर के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा देगा, लेकिन कहाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ। मैं बार बार क्या बोल रही थी कि तुम अपने पैरों से फोर्स लगाते हो ग्राउंड के ऊपर, कहाँ, कौन से डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में। तो बदले में जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा ग्राउंड तुम्हारे पैर के ऊपर बेटा, वो कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसी के चलते क्या होता है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, समझे। एक्शन रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, सेम नेचर के होते हैं और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। यहां पर एक्शन कहाँ लगा, तुम्हारे पांव ने लगाया ग्राउंड के ऊपर। रिएक्शन कहाँ लगा, तुम्हारे पांव के ऊपर, किसने लगाया, ग्राउंड ने। सेम नेचर है यहाँ पर फोर्सेस का, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। कि तुम लगा रहे हो ग्राउंड के ऊपर एक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बदले में ग्राउंड लगा रहा है तुम्हारे पैर के ऊपर फोर्स, रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जिसके चलते अपन क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ पाते हैं। आप बोलोगे कि मैम ग्राउंड तो आपने कहा था कि मूव करेगा नहीं, लेकिन हम क्यों मूव कर जाते हैं, क्योंकि बेटा ग्राउंड या फ्लोर के कंपैरिजन में हमारा मास तो बहुत कम है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा तो हमारे मोशन में तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा। अरे बेटा अपन तो मोशन में आएंगे कि नहीं आएंगे, वेलोसिटी अपनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, चेंज होगी कि नहीं होगी, मतलब एक्सेलरेशन आएगा मोशन में। तो क्योंकि हमारा मास कम है तो हमारे मोशन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, हमारे मोशन में एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा। अपन रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, आगे बढ़ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। और क्योंकि धरती का मास, फ्लोर का मास ज्यादा है, तो हमारे एक्शन फोर्स से कोई जो है ना बेटा एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, धरती पीछे नहीं जाने वाली है। कन्वेयर बेल्ट की बात अलग होती है ना, ट्रेडमिल पर वो जो कन्वेयर बेल्ट होती है उसकी बात अलग होती है, उसका मास भी कम होता है, फ्लोर या ग्राउंड के कंपैरिजन में उसका मास कम होता है। तो जब आप उसके ऊपर एक्शन लगाते हो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बेल्ट भी क्या होता है, ऐसे पीछे मूव करना जो है ऐसे शुरू कर देती है, लाइक दैट, ठीक है। तो बेटा गनीमत वो मनाओ कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि आज हमें पता है कि हम चल कैसे पाते हैं। कि जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर पीछे की तरफ, एक्शन फोर्स, और बदले में ग्राउंड भी हमारे पैरों के ऊपर फोर्स लगा देता है, रिएक्शन फोर्स, वो भी आगे की तरफ, और इसीलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward, and in return the ground pushes our foot forward. The forward reaction exerted by the ground on our foot makes us walk forward. जो reaction force लगता है हमारे पैरों के ऊपर, जो ग्राउंड लगाता है आगे की तरफ, उसी के कारण क्या होता है बेटा, अपन आगे वॉक कर पाते हैं। If however the ground is slippery or if there is all ice, it becomes very difficult to walk. कभी कभी फर्श पर पानी गिर जाता है ना, कभी कभी फर्श पर पानी गिर जाता है ना। जैसे कि कभी कभी जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो रोड पर, ग्राउंड पर जो है बर्फ़ गिर गई है, तो जो है बेटा चलने में दिक्कत होती है। मतलब कि बेसिकली क्या हो गया, स्लिपरी हो गया है फ्लोर, तो इंसान क्या होता है, बार बार स्लिप होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखो अगर तो ग्राउंड स्लिपरी है, फर्श आपका स्लिपरी है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है, अल्टीमेटली हम, मतलब पैर तो हमारे, हम चलाने की कोशिश करते हैं ताकि हम आगे बढ़े, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है तो पटाख से गिर भी जाते हैं, ठीक है। चल, द केस ऑफ अ स्विमर, ओके। स्विमर जो होता है बेटा, वो स्विमिंग कैसे करता है, स्विमर वो जो स्विमिंग करता है, ठीक है, कैसे करता है। तो जैसे कि मान लो कि मैं स्विमर हूँ, मैं स्विमिंग कर रही हूँ,
तो मैं एग्जैक्टली करती क्या हूँ, मैं अपने हाथों से बेटा, कभी अगर तुम स्विमिंग अगर आपने करी है या किसी को अगर आप करते हुए आपने कभी देखा है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि एग्जैक्टली स्विमर क्या करते हैं, अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ, जैसे कि मेरा हाथ है, इसको मैं ऐसे लेकर के जाऊंगी और इस तरह से मूव करूंगी, ठीक है। तो मेरे इस मोशन से क्या होता है कि मैं अपने हाथ से ना पानी को पीछे की तरफ धकेल रही हूँ, पुश कर रही हूँ, मतलब मैं अपने हाथों से, मेरे जो हाथ हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पानी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो भी कैसे, पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मेरे हाथ ने पानी के ऊपर जो फोर्स लगाया है दैट इज एक्शन फोर्स, वो भी कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बदले में पानी चुप रहेगा क्या, नहीं, वो भी मेरी बॉडी के ऊपर बेटा फोर्स लगा देगा, रिएक्शन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट मतलब कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्विमर क्या करते हैं, स्विमर क्या करते हैं, अपने हाथों से पानी के ऊपर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो बदले में पानी भी रिएक्शन फोर्स लगा देता है स्विमर के ऊपर आगे की तरफ, तो इसलिए जो स्विमर है बेटा वो आगे निकल जाता है। A swimmer pushes the water backwards with his hands and feet to move in forward direction in water. It is equal and opposite reaction to this force which pushes the swimmer forward. Though action-reaction forces are equal in magnitude, but they do not produce equal acceleration in the two bodies on which they act. जैसे कि मैंने बताया कि माना कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस बेटा एक्सेलरेशन भी सेम प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी देखा अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो ना सिर्फ फोर्स पर डिपेंड करता है जो उसके ऊपर लगता है, बल्कि साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ही यदि बहुत ज्यादा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। दिस इज बिकॉज टू बॉडीज ऑन विच एक्शन रिएक्शन फोर्सेज यूजुअली हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है। जैसा कि हमने बोला कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगते हैं। अब दो अलग अलग बॉडीज है बेटा तो जरूरत तो नहीं है कि उनके जो मासेस होंगे वो सेम होंगे, अरे अलग अलग भी तो हो सकता है ना। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास, जिस बॉडी के का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। ये बात अपन पहले ही समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब गन रिकॉइल वाला एक एग्जांपल बेटा बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल होता है। यहाँ पर आपको एक एनिमेशन चलता हुआ दिख रहा होगा, यदि आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, एक दीदी है, दीदी क्या कर रही है, मस्त सी जो है ना एक बंदूक चला रही है, गन चला रही है ना, राइफल एक्चुअली ये तो ये चला रही है, ठीक है। इन्होंने ट्रिगर दबाया, बंदूक का इन्होंने, राइफल का इन्होंने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाने से हुआ क्या, जो बुलेट है, जो गोली है वो बंदूक से निकल करके कहाँ चली गई, आगे चली गई, लेकिन आंटी मतलब दीदी जो है खुद पीछे नीचे गिर गई। ये मतलब बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से चीजें हो रही हैं, पर देखो क्या बोलते हैं, सच तो यही है, वाकई में बेटा ऐसे ही होता है। आप बोलोगे कि मैम ट्रिगर दबाया, बंदूक से गोली आगे की तरफ निकल गई, ठीक है, लेकिन दीदी गिर क्यों गई? दीदी इसीलिए गिरी बेटा क्योंकि जब इन्होंने ट्रिगर दबाया, बंदूक से गोली आगे निकली, बंदूक से गोली आगे निकली, लेकिन उसी समय क्या हुआ, जो राइफल थी, जो बंदूक थी बेटा, वो भी पीछे की तरफ थोड़ा सा जर्क लेती है, यानी कि गोली जाती है, बुलेट जाती है आगे, लेकिन जो बंदूक है, जो गन है, जो राइफल है, वो जाती है पीछे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ एक जर्क तो वो लेती है। अब आप बोलोगे कि मैम बंदूक की गोली तो आगे गई है, तो बंदूक को पीछे जाने की जरूरत क्या पड़ गई? इसे हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। होता यह है कि जब एक इंसान ट्रिगर दबाता है तो जो गन है या जो राइफल है वो फोर्स लगा देती है किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर, गोली के ऊपर, और उसी फोर्स के कारण बुलेट निकल जाती है बंदूक के बाहर और आगे की तरफ जो है वो मतलब मूव कर जाती है। तो ट्रिगर दबाने से क्या हुआ, बंदूक या जो राइफल है या जो भी गन है उसने क्या करा, बुलेट के ऊपर, गोली के ऊपर फोर्स लगाया आगे की तरफ, और उसी फोर्स के कारण बंदूक निकल जाती है आगे, सॉरी बंदूक नहीं, बंदूक की जो गोली है वो निकल जाती है बेटा आगे, बुलेट निकल जाती है आगे। लेकिन वही वाली बात है, दुनिया का कड़वा सच, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बदले में दूसरा भी तो पहले वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। वो जो गोली निकली ना आगे, जो बुलेट निकली आगे, वो बोलेगी कि अच्छा बेटा बंदूक, अच्छा बेटा गन, राइफल जो भी है, तुमने हम पे फोर्स लगाया, तुम्हारे फोर्स के कारण क्या हुआ, हम जो है इतने मतलब दूर हमको जाना पड़ा, बंदूक से निकलना पड़ा, इतने दूर जाना पड़ा,
तुमको भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो पलट करके बेटा वो जो बुलेट है ना, वो जो क्या बोलते हैं गोली है, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब रिएक्शन फोर्स लगा देती है किसके ऊपर, वो बंदूक के ऊपर भी, गन के ऊपर भी, राइफल के ऊपर भी। और उस रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, थोड़ा सा भाई जाहिर सी बात है ना, गन के ऊपर फोर्स लगा है, गन के ऊपर फोर्स लगा है, बुलेट ने लगाया, रिएक्शन फोर्स लगाया है, तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, जरा से एक्सेलरेशन गन के मोशन में आ जाता है, और उस एक्सेलरेशन के कारण जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करती है। आप बोलोगे कि मैम पीछे क्यों मूव करी, भाई गोली आगे निकली थी तो बंदूक को भी आगे फेंकना चाहिए था, वो क्यों पीछे हुई, क्योंकि एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। कि जैसे यहां देखो, अरे कहां गया, कि जैसे यहां देखना, ये आपकी बंदूक है, ये उसका ट्रिगर हो गया, ठीक है, इसमें ये क्या थी, बुलेट थी। तो जैसे ही ट्रिगर दबाया, बुलेट के ऊपर, या ये मान लो कि जो गन है, ठीक है, इसने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स लगाया, कहां, आगे की तरफ, आगे की तरफ। इसलिए बुलेट क्या हुआ, ऐसे स्विंग करके निकल गई आगे की तरफ। पलट करके बेटा बुलेट भी तो फोर्स लगाएगी ना गन के ऊपर, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। और रिएक्शन फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। एक्शन लगाया आगे की तरफ, भाई गन ने एक्शन लगाया बुलेट पर आगे की तरफ, तो इसलिए बुलेट कहां गई, आगे। लेकिन बदले में बुलेट ने क्या करा, रिएक्शन फोर्स लगाया गन के ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। और इसी फोर्स के कारण बेटा गन या जो क्या बोलते हैं राइफल जो होती है, उसके मोशन में जरा सा एक्सेलरेशन आ जाता है, और उस एक्सेलरेशन के चक्कर में क्या होता है कि जब बुलेट आगे निकलती है तो बंदूक या जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी। मैंने क्या बोला, क्योंकि रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो थोड़ा बहुत तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन बेटा थोड़ा ही एक्सेलरेशन आएगा। क्यों, वही वाली बात है ना कि F/m इज इक्वल्स टू A, कि मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। बेटा एक गन, एक राइफल, और एक बुलेट के मास में फर्क होता है कि नहीं होता। बुलेट हल्की सी होती है, गोलियां बहुत हल्की सी होती हैं, और जो गन है, जो राइफल है, वो बहुत भारी होती है, उसका मास ज्यादा होता है। तो अगर मास ज्यादा है तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन कम आएगा। तो इसीलिए जब गन रिकॉइल करती है, जो एक्सेलरेशन आता है उसके मोशन में बेटा वो कम आता है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है बुलेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप ये समझ लो कि आया लेकिन कम आया, और उस चक्कर में क्या होता है, बस वो जो गन है, जो राइफल है, जो क्या बोलते हैं, जो भी है बंदूक जो है, वो पीछे की तरफ जाती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीछे जाकर के फेंक जाएगी, नहीं, थोड़ा बहुत वो पीछे की तरफ जर्क करती है। इतना जर्क अगर कोई इंसान सह लिया तो ठीक है, वरना वो दीदी के समान गिर जाते। दीदी गिरी क्यों, क्योंकि वो एकदम से रेडी नहीं थी, उन्होंने चला दी, गोली चला दी, गोली निकल गई आगे, गन ने रिकॉइल मारा, गन पीछे की तरफ आई थोड़े बहुत एक्सेलरेशन के साथ, उतना एक्सेलरेशन बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, और पट्टे से जाकर के क्या हुआ, खुद भी गिर गई। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें समझनी होती है, ठीक है। तो गन ने लगाया बुलेट के ऊपर एक्शन फोर्स आगे की तरफ, तो वो आगे निकल गई। पलट करके बुलेट ने भी फोर्स लगाया गन की तरफ, गन के ऊपर रिएक्शन फोर्स, कहां, पीछे की तरफ, तो वो रिकॉइल मार देगी, वो पीछे चली जाएगी, ठीक है। चल, इसको अपन बेटा बोलते हैं क्या, रिकॉइलिंग ऑफ गन। आगे बढ़ते हैं। When a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. But due to high mass of the gun, it moves only a little distance backward. क्योंकि गन का मास ज्यादा है तो वो पीछे आएगी, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं आएगी, है ना। And gives a backward jerk या kick to the shoulder of the gunman. The gun is said to have recoiled. अब इसके बाद में बेटा एक और एग्जाम्पल देख लो, रॉकेट का। रॉकेट आपने देखा होगा ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जाता है, क्यों जाता है, वही एक्शन रिएक्शन। होता यह है बेटा कि जब रॉकेट का इंजन वगैरह ऑन होता है, तो इंजन आप सबको पता है कि फ्यूल खाता है, ठीक है। तो जब रॉकेट का इंजन ऑन होता है, फ्यूल का कंजम्पशन शुरू होता है, फ्यूल की बर्निंग शुरू होती है। तो
फ्यूल के जलने से, उसके कंबशन से, उसकी बर्निंग से क्या होता है बेटा, कुछ गैसेस बाहर निकलती। कभी अगर आपने देखा हो, ठीक है, चाहो तो अभी भी आप वाईटी पर सर्च कर सकते हो, किसी रॉकेट की लॉन्चिंग देखना। तो जैसे ही रॉकेट ऊपर उठना शुरू होता है, रॉकेट का जो ये जो नीचे वाला जो रेयर एंड जो होता है, यहाँ से ऐसा लगता है कि जाने कितना एक डेंस क्लाउड बनता है गैसेस का। कभी अगर आपने किसी रॉकेट को ऐसे लॉन्च होते हुए देखा हो ना टीवी पर, ऑब्वियस सी बात है, तो आपने नोटिस किया होगा कि यार यहाँ से रेयर एंड से जो है बहुत बड़े बड़े ऐसे बादल टाइप के बन जाते हैं गैसेस के। क्यों? क्योंकि जैसे ही रॉकेट मतलब लॉन्च होने की जब उसकी बारी आती है, तो जो इंजन है वो फ्यूल का कंजम्पशन शुरू करता है, फ्यूल का कंबशन शुरू होता है, बर्निंग शुरू होती है, और उस फ्यूल के कंबशन से, बर्निंग से क्या होता है, कुछ गैसेस बनती हैं। उन्हीं गैसेस को ये रॉकेट क्या करता है, नीचे की तरफ फेंकता है, मतलब फोर्स लगाता है, एक्शन फोर्स लगाता है। जैसे कि ये रॉकेट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस बन रही हैं, तो रॉकेट क्या करता है, गैसेस के ऊपर फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, एक्शन फोर्स, जिसके कारण गैसेस नीचे की तरफ बाहर निकलती हैं। तो बदले में गैसेस भी क्या करेंगी भाई, रॉकेट ने गैसेस के ऊपर फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स, तो बदले में क्या गैसेस रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएंगी? तो बदले में बेटा गैसेस भी रिएक्शन फोर्स लगा देती हैं रॉकेट के ऊपर, बट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो उस चक्कर में क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो रॉकेट ने फोर्स लगाया गैसेस के ऊपर इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, दैट विल बी द एक्शन फोर्स। तो बदले में गैसेस भी क्या करेंगी, रॉकेट के ऊपर फोर्स लगा देंगी, रिएक्शन फोर्स, बट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो इस चक्कर में क्या होता है, रॉकेट को एक क्या बोलते हैं, हेल्प मिलती है ऊपर की तरफ जाने में, लॉन्च होने में। Jet aeroplanes utilize the principle of action reaction in the modern jet aircraft. Hot gases obtained by the rapid burning of the fuel rush out of the jet at the rear end of the aircraft at a great speed. The equal and opposite reaction of the backward going gases pushes the aircraft forward at a great speed. ठीक है, इसका एक देसी मतलब मिनी वर्जन आप कर सकते हो। क्या? एक बलून लो, उसमें आप हवा भरो, हवा भरने के बाद उसका वो जो नोजल होता है उसको आप बंद मत करो, उसको आप ऐसे छोड़ दो। आप देखोगे कि बलून में जो आपने हवा भरी थी वो हवा निकल रही है बाहर आपकी तरफ, लेकिन बलून जा रहा है आगे की तरफ। जैसे कि आपने बलून फुलाया, ठीक है, और फुला करके आपने जो उसका वो जो टिप जो होती है उसको बांधो मत, उसको कुछ मत करो, उसको आप छोड़ दो। तो आप ये देखोगे कि बलून की ये जो टिप है इससे हवा निकलेगी इस डायरेक्शन में, लेकिन बलून जाएगा इस डायरेक्शन में। ये देखो, हवा निकलेगी आपकी तरफ लेकिन बलून जाएगा आपसे दूर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बलून का ये जो टिप है इसको आप छोड़ देते हो ना, तो बलून के अंदर जो हवा भरी होती है ना आपने, वो हवा प्रेशर से बेटा क्या होता है, यहां से बाहर निकलती है। एक तरीके से जो बलून है वही अपने अंदर भरी हुई एयर को फोर्स लगा करके बाहर भेजता है। मैंने क्या बोला, बलून में आपने हवा भरी और उसको आपने छोड़ दिया, तो बलून क्या करेगा, अपने अंदर जो हवा भरी हुई है उस हवा के ऊपर वो प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स के कारण, कौन सा फोर्स, एक्शन फोर्स के कारण वो जो हवा है बेटा, वो जो एयर है वो बलून से बाहर आएगी। लेकिन बदले में वो एयर क्या करेगी, उतना ही फोर्स लगा देगी बलून के ऊपर, यानी कि रिएक्शन फोर्स। तो बलून ने एयर के ऊपर फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स, कहां, पीछे की तरफ। तो बदले में एयर बलून के ऊपर फोर्स लगा देगी, रिएक्शन फोर्स, आगे की तरफ। तो इसलिए एयर निकलती है यहां और बलून जाता है वहां, बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स। If a balloon filled with compressed air and its mouth untied is released, with its mouth on the left side, the balloon moves very fast towards the right side. कि mouth left side है लेकिन balloon जाएगा right side. क्यों? This means that the balloon flies off in the opposite direction to that of the escaping air. जो हवा बाहर निकल रही है, जिस डायरेक्शन में वो बाहर निकल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, बलून उड़ता है। Here the compressed air present in the balloon rushes to the left side with a high speed. कि जो एयर भरी हुई थी वो लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है। तो बदले में जो एयर है
वो बलून के ऊपर फोर्स लगा देगी राइट साइड में, और इसीलिए बलून जो है बेटा वो राइट साइड में जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, लोग जो है वो करते हैं, बोट चलाते हैं। बोट कैसे बेटा, ये चप्पू होते हैं ना, चप्पू जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो जो भैया नाव चलाते हैं वो क्या करते हैं, वो भैया बहुत ही आसान सा काम करते हैं, चप्पू लेते हैं, ओर्स लेते हैं, ठीक है, और उनको ऐसे ऐसे चलाते हैं। वो चप्पू करता क्या है बेटा, वो चप्पू करता ये है कि जो बोट के आसपास का पानी है उसको पीछे की तरफ पुश करता है ना। जो भैया है ना, नाव वाले भैया, वो चप्पू चलाते हैं, ऐसे 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 करके चप्पू चलाते। देखो यहाँ पर भी फोटो दिख रही होगी आपको। तो कभी उनका जो चप्पू है वो चलाने का तुम वो देखना, तरीका देखना कि ये उठाया चप्पू और उसको कुछ इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से मूव किया। ये क्या तरीका है मूव करने का, कर कुछ नहीं रहे हैं बेटा, ये चप्पू से बोट के आसपास के पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन फोर्स लगा रहे हैं पानी के ऊपर। कहां, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में। तो बदले में पानी चुप बैठेगा क्या, नहीं, पानी फोर्स लगा देगा बोट के ऊपर, रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भैया चप्पू चलाते हैं तो चप्पू ने पानी के ऊपर फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बदले में पानी ने बोट के ऊपर फोर्स लगा दिया, रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बोट आगे बढ़ जाती। तो भैया चप्पू चलाते हैं पीछे की तरफ, लेकिन उनकी बोट जाती है आगे की तरफ, एक्शन रिएक्शन। एक और यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी सी जीआईएफ देखने को मिलेगी। ये देखो क्या हो रहा है, जैसे ही ये नदी के किनारे यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है, ये बंदा पहुंचता है अपनी बोट से उतर करके। ये क्या करता है, ये बोट से कूदी मारता है और आ जाता है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इसने जंप किया तो ये बोट से कहाँ आ गया, प्लेटफॉर्म पर आ गया। लेकिन ये आप जरा बोट को देखना, ये पीछे क्यों गई भाई, बोट है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म आ गया, बंदा प्लेटफॉर्म पर कूद गया आकर के बोट से निकल करके, तो बंदा आगे बढ़ गया, बोट को पीछे जाने की क्या जरूरत थी। एक्शन रिएक्शन हुआ ये कि जब बंदा बोट से उतर करके प्लेटफॉर्म पर आ रहा था तो वो कैसे आया, उसने एक्चुअली अपने पैरों से, जैसे कि ये बोट है, ये बंदे के पैर है, उसने क्या करा, अपने पैरों से बोट के ऊपर फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स पीछे की तरफ। तो बदले में बोट ने क्या करा, उसके पैरों के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया आगे की तरफ, और उसी रिएक्शन फोर्स के कारण बंदा बोट से उतर करके कहां आ गया, प्लेटफॉर्म पर आ गया। लेकिन क्योंकि इस बार जो एक्शन फोर्स बंदे के पैरों ने लगाया था बेटा, वो फर्श पर, फ्लोर पर नहीं लगाया था, बोट पर लगाया था। उसका तो मास कम होता है ना, और बोट है भी कहां, पानी में है, फ्रिक्शन बहुत कम मिलेगा। तो उसके चक्कर में होता क्या है कि इसके पैरों ने जो बोट के ऊपर एक्शन फोर्स लगाया ना पीछे की तरफ, उस एक्शन फोर्स के कारण बोट चली गई पीछे, और बोट ने बंदे के पैरों के ऊपर फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ, उस रिएक्शन फोर्स के कारण वो आगे चला गया। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ मैन जम्प्स आउट ऑफ द बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर या लेक, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम हिम. This is due to the fact that to step out of the boat, the man presses the boat with his foot in the backward direction. कि बोट से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा इंसान, बोट के ऊपर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ. The push of the man on the boat is the action force. The boat exerts equal reaction force, जिसके कारण जो इंसान है वो आगे बढ़ जाता है. This force exerted by the boat on the man is reaction force. Since the boat is floating on the water and not fixed, बोट फिक्स नहीं थी, तो वो जो है बेटा एक्शन फोर्स के कारण जो है पीछे की तरफ मूव कर जाती है. दैट्स इट. तो आज के इस लेक्चर में अपन ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ लिया और उसे कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स देख लिए. आज के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम बात करेंगे एक आखिरी टॉपिक के ऊपर हमारे इस चैप्टर के, जो कि होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. उसके पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाना चाहती हूँ. तो देखते हैं कि पहले आपको कौन सा लेक्चर मिलेगा, न्यूमेरिकल्स वाला या मोमेंटम वाला. एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.